हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे एफवाई बीकॉम क्लास वाले बच्चों का सेम टू का कंप्लीट बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज। जो हमारी मैथ्स एंड अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है सर आपके सेकंड चैनल पे आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन चैनल पे कंप्लीट मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स की सीरीज हमने वहां पे कंप्लीट अपना सिलेबस किया है। आज का जो टॉपिक पिक किया गया है डेट 23 आप कंप्लीट कैपिटल बस्टिंग का आपका एमसीक्यूज करा दूंगा एक ही वीडियो में, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंप्लीट जो मेन कॉन्सेप्ट है आपको करा देता हूं। स्टार्टिंग का जो टाइम दिया गया था काफी बच्चे मेरा माइंड से निकल जाता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बच्चे बोलते हैं कि सर आपने टाइम नहीं दिया या फिर थोड़ा सा आप साइड, तो ये माइंड से एक्चुअली मेरे निकल जाता है। इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में टाइम आपको दे दिया था और उन बच्चों के लिए स्पेशली टाइम मिला था कि सर प्रैक्टिस कर सके कितने आंसर उनके राइट चले हैं, ये जो एग्जांपल्स किया है। क्योंकि कैपिटल बस्टिंग एक ऐसा पार्ट है जहां पे ऑलमोस्ट आपका पेबैक पीरियड मैंने पढ़ा दिया, प्रैक्टिकल पढ़ा दिया, लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट्स भी मैंने शेयर कर दिया, एनपीपी करा दिया, नोट शेयर हो गया, स्टेप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग करा दिया है, एंड इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग का कॉन्सेप्ट करा दिया है। तो हर एक बच्चे का 20 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स प्लस लॉन्ग मैंने क्लियर करा के दिया है। इको की सिर्फ मैं बात करूं अगर कैपिटल बस्टिंग के पार्ट का 5 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा उसकी भी तैयारी आपको करा के दे रहा हूं। तो मतलब 25 मार्क्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन आपको करा के दे रहा हूं। चलिए स्टार्ट करेंगे। और जिन बच्चों ने मुझे लगता है कैपिटल बस्टिंग का पार्ट पढ़ा है, चाहे वो मुझसे पढ़ा है या फिर कहीं से भी पढ़ा होगा, तो उनको ऑब्जेक्टिव समझने में काफी आसानी होने वाली है। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। सर कैपिटल बस्टिंग इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर। ध्यान रखना उन बच्चों की बात करूं कैपिटल बस्टिंग नेक्स्ट ईयर आपको फिर से आने वाला है। तो जिन बच्चों को नोट्स पीडीएफ शेयर किया गया था ध्यान रखना कोई वेस्ट नहीं करे, मतलब फेंकना नहीं है, डिलीट नहीं कर देना, साथ में रखना है क्योंकि यही सब ऑब्जेक्टिव्स आपके रिपीट भी हो जाएंगे। बोला जा रहा है कैपिटल बस्टिंग इज ए पार्ट ऑफ सर मीनिंग पार्ट। अगर आप मेरा नोट्स जिन बच्चों ने प्रीफर किया होगा तो स्टार्टिंग लाइन ही पहला मीनिंग का लाइन मेंशन किया है कि जो हमारा सर कैपिटल बस्टिंग होता है डिसीजन है ये सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। कौन सा डिसीजन है सर? इन्वेस्टमेंट, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी कौन सा सर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म के लिए तो वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब सर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। पहले क्वेश्चन को लेके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट मीनिंग पार्ट पढ़ा है तो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो बहुत आसानी से आंसर मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते। क्वेश्चन नंबर 2, कैपिटल बस्टिंग डील्स विद, किसके साथ डील करता है सर? लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो बच्चे पहला ऑप्शन सुनते ही बोले सर अभी तो आपने बताया कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये है सर हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो इसका मतलब आगे का डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म डिसीजन ऑप्शन ए पहले ही दिख रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए वो वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट आएगा जो कि नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर के सेम थर्ड में ही आपको मिलने वाला है। आप लोग पढ़ोगे वहां पे, आप लोग वहां पढ़ने वाले हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आगे पढ़ने की वैसे भी ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि पहला ही आंसर हमको मिल गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट होते हैं। सर कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर, तो बच्चा ऑप्शन देख रहा है सर, रिवर्स कर सकते हैं, इरिवर्सिबल हो सकता है, यूनी इंपॉर्टेंस हो सकता है या फिर ऑल हो सकता है। तो अगर जिन बच्चों ने इंपॉर्टेंस ऑफ या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग पढ़ा है तो उनको एक पॉइंट तो दिखा होगा जरूर कि अगर आपने कैपिटल बस्टिंग मतलब एक डिसीजन है, लॉन्ग टर्म डिसीजन है, अगर आपने कर दिया तो वो डिसीजन रिवर्स नहीं हो सकता सर। क्या नहीं हो सकता सर? रिवर्स नहीं हो सकता है। इट मींस आप बोल सकते हो ऑप्शन सी राइट है। ऑप्शन सी को आप सर लॉक कर दो। लॉक करेंगे और यहां पे डिसीजन मतलब राइट आंसर हो गया है। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 4 पे शिफ्ट होते हैं। पेबैक पीरियड, जिन बच्चों ने पढ़ा है वही तो सही ऑप्शन टिक करेंगे। सर पेबैक पीरियड में क्या था? शॉर्ट में अगर बोला तो जो हमने इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सर वो पैसा कितने टाइम में निकल जाए, कितने ड्यूरेशन में निकलेगा, कितने टाइम में निकलेगा, उसी को बोलते हैं सर पेबैक पीरियड। और अगर हमारे पास 2 से 3 अल्टरनेटिव्स थे सर तो जिसका पैसा जल्दी आएगा उसी को हम लोग सेलेक्ट करते थे या फिर रैंक 1, 2, 3 अगर देते थे। क्लियर है क्या? मतलब ये सर शॉर्ट में सिंपल में बोला जाए तो ये ध्यान देते सर जितनी जल्दी आपका पैसा आ जाए, कैश इनफ्लो हो जाए, वो मेथड वो अल्टरनेटिव सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं सर। पेबैक पीरियड टेक्निक्स इज बेस्ड ऑन
ऑल कैश फ्लोज मतलब जितने भी ईयर का कैश फ्लोज आ रहा है उसकी बात करेंगे, या फिर ओनली हायर कैश इनफ्लो, या फिर जो मैक्सिमम हायर में से ज्यादा कैश फ्लो आएगा उनकी बात करते हैं सर। अर्लियर कैश फ्लो या फिर सेलेक्टेड कैश फ्लो, कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है? तो कुछ बच्चों का कंप्लीट ये तो मैं बोल दूं 50% बच्चों के आसपास ही बच्चों ने सही डिसीजन दिया होगा कि सर ये आपने अभी जस्ट एग्जांपल के थ्रू ये बताया है कि अर्लियर कैश फ्लो की बात करता है, मतलब जितनी जल्दी कैश फ्लो मेरा आ जाएगा वही मेरा पेबैक पीरियड के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट होगा, रैंक 1 होगा, उसी को सेलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा सर नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल पढ़ के आए हैं उनको सर इजीली आंसर मिल जाएगा सर। एनपीवी टेक्निक्स इज बेस्ड ऑन सर डिस्काउंटिंग प्रोसीजर के अंदर है, कंपाउंडिंग प्रोसीजर के अंदर है, एवरिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है, या फिर कोई भी नहीं है? तो सर डिस्काउंटिंग प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। प्रैक्टिकल आपने पढ़ा सर? बिल्कुल पढ़ा है। तो आपने वहां पे एक लाइन पढ़ी होगी बार बार सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। इसका सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, 14% ऐसा कुछ तो दिया रहता था। उसके बाद हम लोग उसी को बोला जाता है डिस्काउंटिंग फैक्टर, मींस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं उसी को। तो मतलब ये हमारा ए ऑप्शन राइट है। हर एक बच्चा सेटिस्फाई है यहां तक सर? बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। इन केस ऑफ रिस्की प्रोजेक्ट, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप सुनो समझो। बोला जा रहा है रिस्की प्रोजेक्ट के केस में जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है मतलब IRR है, वो जनरली भी क्या होना चाहिए? तो आपने पढ़ा है, देखो इसका आंसर कैपिटल बस्टिंग से हटाइए, जो बच्चे हमारे एसपी वाले हैं उनकी बात कर लेता हूं। आपके पास जब शेयर में इन्वेस्टमेंट आप करते हो सर, कितने टाइप के शेयर है सर? 2 टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। मैं आपसे अगर पूछूं प्रेफरेंस शेयर में क्या रिस्क है सर? बिल्कुल नहीं रिस्क है। तो आपको कंपेयर टू इक्विटी शेयर के रिस्क ज्यादा है इक्विटी शेयर में, तो मतलब सर जब प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट होगा सर रिस्क है, बट जब प्रॉफिट होगा तो रिटर्न भी प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा मिलेगा कि कम सर? बिल्कुल है, 100% सर ज्यादा ही मिलने वाला है। जब आप ज्यादा रिस्क लोगे तो इसका मतलब है सर रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा होंगे, तभी तो पार्टनर या फिर कोई भी पर्सन रिस्क वहां पे क्या करता है सर? इन्वेस्टमेंट करेगा ना। तो यही तो सेंटेंस बोल रहे हैं, रिस्की प्रोजेक्ट में आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा सर? हाई होगा, तभी तो कोई पर्सन रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब ए ऑप्शन की तरफ राइट है। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर से लिंक ऐड कर लो, इजीली समझ जाएगा। इक्विटी शेयर में सर हमारा रिस्की प्रोजेक्ट है, जब रिस्की प्रोजेक्ट है तो रेट ऑफ रिटर्न जो हमको मिलता है सर वो हाई होना चाहिए। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं क्या है सर। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ₹8 लाख एंड ए लाइफ ऑफ 5 ईयर। एक प्रोजेक्ट है जहां पे 8 लाख का इन्वेस्टमेंट हमको करना है सर, और 5 साल के लिए करना है। कितने सर? 5 साल के लिए करना है। इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग कैश इनफ्लो इज ₹2 लाख। मतलब कैश इनफ्लो हर साल कितना आपको मिलने वाला है सर? 2 लाख रुपए मिलने वाला है। कितने का था सर? 8 लाख का। तो क्या किया सर? सिंपल सा डिवाइड कर दो, पेबैक पीरियड आ जाएगा 2 4 जा 8। इसका सर आंसर इजीली हमको मिल गया सर 4, क्योंकि पेबैक पीरियड में काफी बच्चों ने पढ़ा है। क्लियर है? हर एक बच्चे में अगर पूछूं सेटिस्फाई है सर यहां से? बिल्कुल सेटिस्फाई है। इजीली सिंपल सा यही बोला गया था ना भाई, 8 लाख डिवाइड बाई 2, 8 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, हर साल 2 लाख मिलेगा, तो कितने साल में पैसा रिटर्न हो जाएगा सर? 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख, 4 साल के बाद ना। तो मतलब पे बैक, नाम ही बोला सर पे बैक, जो मैंने पे किया था वो कितने टाइम में बैक हुआ है, मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया कितने टाइम में रिटर्न आया सर, वो आप बताइए। ड्यूरेशन बताइए, पीरियड बताइए, टाइम बताइए सर। 4 इयर्स में रिटर्न आ जाएगा, तो पे बैक पीरियड हमारा कितना हो गया सर? 4। आई होप हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, या फिर क्वेश्चंस के आंसर आपको कुछ ना कुछ समझ में आए होंगे। दोनों काम आपने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल इफ एनपीवी इज। अब ये वही बच्चा आंसर बता सकता है जिन्होंने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है, अदरवाइज एक लास्ट ऑप्शन ये रटना है। बट मेरा कॉन्सेप्ट है कि ये टॉपिक स्पेशली जो आपको कराया गया उसमें आप रट्टाफिकेशन मत करिए। सिंपल सा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड अगर आपको याद होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में सर जो भी कैश फ्लो होता था उसका हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे।
और वो प्रोजेक्ट से क्या करते थे सर, कंपेयर करते थे। अगर प्रोजेक्ट से कंपेयर करने के बाद वो पॉजिटिव आता था तो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाता था। निगेटिव आ रहा है इसका मतलब आप लॉस में जा रहे हो तो वैसे भी रिजेक्ट है। 1 आया मतलब उसके इक्वल आ रहे हैं सर, तो भी उस केस में भी कंपनी के ऊपर डिपेंड है वो एक्सेप्ट करना चाहती है या फिर नहीं। मतलब पॉजिटिव एक ऐसा केस है जहां पे कंपनी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो मतलब सर 0, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 1 के केस में, आपके पॉजिटिव के केस में 100% कंपनीज उसको क्या करती हैं, उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करती हैं अगर आपका एनपीवी क्या आया सर, पॉजिटिव आया है। अगला क्वेश्चन आईआरआर को लेके चलेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या बोला जा रहा है सर, रिफर्स टू, पहले तो मतलब सिंपल से पूछ रहे इसका मतलब क्या है आप वो बताइए हमें सर। पहला ऑप्शन है सर रेट ऑफ रिटर्न दैट विल मेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अब काफी बच्चों को ये लाइन का मतलब नहीं समझा होगा, समझते लाइन क्या बोलना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है सर, दैट विल मेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो, जो भी आपके प्रेजेंट वैल्यू मतलब फ्यूचर में सिंपल सा बोला जाए तो जो फ्यूचर में आने वाला पैसा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करेंगे, निकालेंगे, वो इक्वल होनी चाहिए सर हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से। ये इसका मतलब है। मतलब सर सिंपल सा अगर बोला जाए, आज मैंने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे हर साल एग्जांपल आप समझो 2 लाख 2 लाख 2 लाख रिटर्न मिलेगा। तो पे बैक पीरियड बोलता था सर 2.5 ईयर में, 2.5 ईयर में मतलब 2 + 2, सेकेंड साल 4 लाख आ गया, नेक्स्ट ईयर सर 2 आएगा तो मतलब एक और जोड़ोगे, पे बैक बोलता था 2.5 ईयर में हमारा क्या हो गया सर, रिटर्न हो गया, पे बैक पीरियड 2.5 है। बट नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर मेथड में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। मतलब सर जो आपको फ्यूचर कैश फ्लो आने वाला है उसका पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और उसका कंपेयर हमारे इन्वेस्टमेंट से किया जाता है, उसके रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाता है। और जिन बच्चों ने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का नोट्स प्रेफर किया है तो उनको आंसर मिल गया होगा सर ए ऑप्शन एकदम राइट है, क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में यही कॉन्सेप्ट हमारा चलता है। मतलब सर बहुत सिंपल से एक रेट फाइंड आउट करेंगे जिसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो, मतलब जो भी फ्यूचर्स में आने वाले पैसे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर मींस फाइंड आउट करते हैं, उसको बाद उसको कंपेयर करते हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से, उसके इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। अकॉर्डिंग टू आईआरआर मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग ए प्रोजेक्ट विल एक्सेप्ट, मतलब आईआरआर में किस बेस पे आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे। तो एक्सेप्ट का केस पूछे हैं सर, अब ध्यान रखना बहुत सिंपल सा है। ये बोलते हैं हम एक ऐसा रेट डिसाइड करेंगे और उसको फिर मार्केट से कंपेयर करेंगे। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है मार्केट से ज्यादा हमारा है तो उस प्रोजेक्ट में एक्सेप्टेबल रहेगा, मतलब उस प्रोजेक्ट में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब बहुत सिंपल सा बोला जाए तो बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ग्रेटर होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए सर किससे, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो भी हमारा रहेगा उससे। तो लाइन पढ़ते हैं सर, पहले में लेस देन दिया है तो वैसे भी नहीं आएगा, सेकंड में इक्वल टू बोला बिल्कुल नहीं आएगा सर, ये भी इक्वल टू बोला है बिल्कुल नहीं आएगा। आईआरआर इज ग्रेटर देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन राइट है। क्लियर है बिल्कुल सर, कॉन्सेप्ट याद रखना क्या क्या चीज आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल से है, मैथ्स से भी रिलेशन है, इंटरेस्ट एंड एन्युटी पार्ट जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो ये जरूर सुना होगा। फ्यूचर वैल्यू क्या होता है सर, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। फ्यूचर वैल्यू आप किसको बोल सकते हो, तो बहुत सिंपल सा, फ्यूचर में जो भी आने वाले पैसे हैं ना सर, फ्यूचर में जो भी आने वाले पैसे सबको कंपाउंड कर दो, सबको प्लस कर दो, सबको समीशन कर दो, सबको सम कर दो सर, कुछ भी आप बोल सकते हो। एंड प्रेजेंट वैल्यू पूछा जाए मतलब सर सिंपल सा बोलो डिस्काउंट आएगा, बिल्कुल नहीं, ये तो देख के लग रहा सर डिस्काउंट नहीं। मैंने बोला कोई भी वर्ड आना चाहिए, क्या क्या वर्ड यूज किया मैंने, कंपाउंडेड, सम, एडिशन, ये तो मैथ्स का वर्ड है, एडिशन तो आएगा नहीं, तो सर ये कंपाउंडेड बोलता है, मतलब कंपाउंड करो, क्या करो सर, कंपाउंड करो, तो सी ऑप्शन राइट है। वैसे भी फ्यूचर वैल्यू जब पूछा जाता है तो कंपाउंड ऐड करते हुए सबको चलो, और जब प्रेजेंट बोलेगा ना तो बोलेंगे माइनस करते चलो। माइनस मतलब जो हमारा ये वर्ड यूज होता है सर डिस्काउंट बोलते हैं, मतलब ए ऑप्शन राइट है। द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, जो भी फ्यूचर में आने वाले पैसे थे ना माइनस करते हुए चले आओ तो प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। जब हमको फ्यूचर निकालना सर सबको ऐड करते हुए चलो, मींस कंपाउंडेड करते हुए चलो तो हमारा फ्यूचर कैश फ्लो आ जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का यहां तक आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ 2 से 2-3 एग्जांपल और रिमेनिंग बच गए हैं, उसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कंप्लीट एमसीक्यूज आपके कैपिटल बस्टिंग पार्ट का जितने भी आपके सिलेबस में आया है
या फिर आज सकता है कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका करा के दे देता हूं। 3 से 4 एग्जांपल्स और जाएंगे तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, टॉपिक को क्लोज करते हैं।